कैसे एक संस्था संचालक ग्रांट के चक्कर में अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को लुटा बैठता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव द एनजीओ गुरु चैनल पर शुरू की गई इस सीरीज में आप सभी का इस पहली कहानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं एक ऐसे वाक्य को जिसमें चंद ग्रांट के लालच में कैसे एक संस्था संचालक ठगी का शिकार हो जाता है और अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को खो बैठता है। बात है अप्रैल 2023 की। संस्थाओं को लगातार समझाने और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जोड़ते हुए उनको हर तथ्य, हर जानकारी से परिचित कराते हुए कैसे इन संस्थाओं का विकास तय किया जाए और कैसे इन संस्थाओं को आज के दौर में होने वाले इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचाया जाए, इस मुहिम में लगातार हमारा प्रयास जारी था। और इस दौरान एक संस्थान राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का सदस्य बनता है। सदस्य बनने के बाद अचानक मुझे एक दिन उनका कॉल आता है और वो मुझे पूछते हैं कि सर, मुझे कहीं से जो है कोई फंड दे रहा है जिसमें 70 और 30 का रेशियो है। मैंने उनको मना किया कि भाई ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन के चक्कर में आप ना पड़ें। इस प्रकार के जो गतिविधियां होती हैं, इस प्रकार का जो लेन देन होता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट अंतर्गत आता है। और पहली बात तो ऐसे कोई काम होते नहीं हैं। काफी समझाया, उस समय के लिए उस संस्थान ने मेरी बात मानी और मुझे एक जनरल सा जो जवाब होता है कि ठीक है सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे, हम इस प्रकार की किसी भी बातचीत को या इस प्रकार के किसी भी लेन देन में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये सिलसिला लगातार 3 से 4 महीने चला और मुझे अच्छे से याद है, आखिर जब घटनाक्रम घटा और उसके बाद जब मैंने गौर किया तो मुझे अच्छे से याद आया, मेरी कॉल डिटेल्स की हिस्ट्री में मुझे पता लगा कि ऐसी क्वेरी वो संस्था 5 से 7 बार कर चुकी थी मुझसे कि सर फलानी जगह बात चल रही है, वहाँ 40-60 का रेशियो है, वहाँ ऐसा रेशियो है, वहाँ वैसा रेशियो है। और हर बार मेरे द्वारा उनको मना किया गया कि आप ऐसे किसी भी गतिविधि में संलिप्त ना हो, ऐसे में आप कानूनी पचड़े में भी पड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप कहीं ठगी या धोखे का शिकार भी हो सकते हैं। अब दिन आता है 23 सितंबर 2024। उस संस्थान के पास किसी जालसाज का फोन आता है और वो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पास कुछ फंड है और हम उसे आपकी संस्था में डलवाना चाहते हैं, जिसमें से कंपनी को जो है 60% राशि आपके पास से वापस चाहिए और 40% आपको बच जाएगा। उस संस्था के द्वारा, उस संस्था प्रतिनिधि के द्वारा उस जालसाज को कहा गया कि भाई हम ऐसे ऐसे महासंघ से संबद्ध हैं और वहाँ हमारे यादव जी हमें बताते हैं कि इस प्रकार का कोई लेन देन होता नहीं है, ऐसे कोई काम आज तक नहीं हुए हैं और ये सब जालसाजों की जो है ठगी का एक तरीका होता है। उस जालसाज के द्वारा उनको कहा गया कि एक बार आप अपने यादव जी को फ़ोन लगाइए और उनसे पूछिए कि क्या कभी उन्होंने इस प्रकार का फंड या डोनेशन अपने पास कभी लिया है। तो उस सज्जन के द्वारा बताया गया कि भाई जब होता ही नहीं है तो वो कहाँ से ले पाएंगे। बोला नहीं भाई, होता तो है, होता है। कुछ लोगों को डर होता है, कुछ लोगों ने इस लाइन में गलत किया है, इस वजह से काफ़ी लोग घबराते हैं। आपके यादव जी भी उन्हें घबराए हुए लोगों में से हैं। इस प्रकार के काम होते हैं। बताइए किस चीज़ का डर है आपको।
हम अपना पैसा आपके अकाउंट में भेजेंगे और उसमें से आप हमें जो है पैसा जब आपके खाते में आ जाए तब आप हमें उसमें से पैसा लौटाइएगा। डील बड़ी प्यारी थी कि भाई पहले मेरे खाते में या संस्था के खाते में पैसा आएगा, उसके बाद मुझे उसमें से जो है 60 रुपए निकाल कर वापस देना है, 40 रुपए मेरे खाते में रह जाएंगे। 40 रुपए इन द सेंस ये जो टर्नओवर थी वो करोड़ों रुपए की थी। तो धीरे धीरे उनकी बातें चलने लगती हैं, उनकी डीलिंग चलने लगती है। इस दौरान उस संस्था ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। जब उनकी मिलने की डेट तय हो गई कि भाई ऐसे ऐसे आपको अब फलानी जगह हम लोग मिलेंगे और ये सारी चीज़ें किस वे में होंगी, किस वे में करवाई जाएंगी, उससे संबंधित एक मीटिंग कर लेते हैं। उस संस्थागत साथी को मुंबई बुलाया गया। वो मुंबई जाता है अपने कुछ पैसे खर्च करके फ्लाइट से। वहाँ सारी बातें तय होती हैं और वहाँ पर वो जालसाज उनसे कहता है कि सर आपके अकाउंट के रिलेवेंट कुछ दिक्कतें आई हैं क्योंकि आपके अकाउंट में कभी इतनी ट्रांजैक्शन नहीं हुई और एकदम जो है इतना बड़ा अमाउंट आप हमें निकाल कर कैसे दे पाएंगे कल को, क्योंकि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कम है। तो ऐसे में हमारी जो ट्रांजैक्शन है, हमारा जो पैसा उसके ब्लॉक होने का खतरा है। तो आप एक काम करें कि आप वो जो 60% अमाउंट है जो आपको कंपनी को लौटाना है उसकी आप नगद व्यवस्था कर लें। संस्था आपके खाते में पैसा क्रेडिट करेगी और क्रेडिट करने के बाद जब आपके अकाउंट से आप वेरीफाई कर लें कि आपके खाते में पूरा पैसा आ गया है तो आप जो है हमें वो जो 60% अमाउंट है वो हमें आप रिटर्न करवा दें। अब वहां मुंबई से नई कंडीशन सुन के आने के बाद उस संस्था के व्यक्ति का फोन आता है मेरे पास, पूछता है यादव जी ऐसे ऐसे कोई 60-40 की डील हुई है, मैं उनसे मिल के आया हूँ, बड़े जेन्युइन व्यक्ति हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने उस समय भी उनको समझाया कि नहीं, आपको ऐसे किसी काम में संलिप्त नहीं होना है, ये सब जालसाज लोग होते हैं। आप ये जो 60% अमाउंट की आप बात कर रहे हैं ये करोड़ों में होगा। आप ये पैसा कहीं लेकर जाएंगे या कहीं कैश में इतना बड़ा अमाउंट अगर आपके हाथ से पकड़ा जाता है, आप फंसते हैं कहीं भी, तो ऐसे में आपके ऊपर लीगल कार्रवाइयाँ भी बहुत सारी हो सकती हैं। और क्या सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या आपके पास इतना बड़ा अमाउंट है जो आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, इतना करोड़ आप कैश कहाँ से लेकर आएंगे। उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, ठीक है सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे पास इतना ज़्यादा कैश भी नहीं है, तो संभव ही नहीं है ये सारी चीज़ें। मुझे लगा कि अब शायद सब खत्म हो गया है, उन्हें ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि जब इस टाइप की बातें आती हैं तो 5-10 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ इस टाइप के फंड्स की बहुत सारे लोग बातें करते हैं। मेरे हिसाब से ये किस्सा, ये वाकया उस समय खत्म हो चुका था, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि कहते हैं ना जालसाज के पास हमसे 70 गुना तेज दिमाग होता है। जब उस संस्था प्रतिनिधि के द्वारा उनको कॉल किया गया, उन्हें बताया गया कि सर जो आप ये ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, चाहे वो 10 करोड़ की रही हो या व्हाटएवर जो भी अमाउंट रहा हो, तो भाई इतना जो पैसा है लगभग 60 करोड़ जो है, अगर वो 10 करोड़ ट्रांजैक्शन करें तो 6 करोड़ के आसपास अमाउंट। बोले सर इतना अमाउंट मैं अरेंज नहीं कर सकता। और जालसाज ने बातें कुरेदने का प्रयास किया तो उसने गलती से मुंह से कह दिया कि भाई जो है मैं ऐसे ऐसे, हमारे सर हैं उनसे संपर्क किया था तो उन्होंने ही मना किया। मैं बोला तुम फिर उस बेवकूफ़ यादव की बातों में आ गए। देखिए जालसाज आपसे 2 कदम आगे है, उसने तुरंत कहा कि क्या आप फिर से उस बेवकूफ़ यादव की बातों में आ गए। एक काम करते हैं, आप कितना अमाउंट अरेंज कर सकते हैं, मैं आपका विश्वास जीतने के लिए, और ऐसे जो बेवकूफ़ लोग बैठे हैं यादव नाम के, जो आप जैसी संस्थाओं को गुमराह करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा भी देना चाहता हूं इस काम के माध्यम से। मैं आपका एक काम करके दिखाऊंगा, अमाउंट आप बताइए कितना आप अरेंज कर सकते हैं। उसे अचानक से संस्था को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उसने अपनी तरफ से 10, 20, 40 लाख जो भी ऑफर उन्हें दिया होगा
वो ऑफ़र उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अभी 30-40 लाख मैं कहीं से इधर उधर से अरेंज करके जो है कर सकता हूँ। तो बातों का दौर आगे बढ़ा, जालसाज को लगा कि अब अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है, तो उसने कहा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे आगे कंपनी से बात की थी, आपके कागज़ भेजे थे। तो कंपनी का कहना है कि भाई हम जो है 2 करोड़ से कम अमाउंट का काम हम जो है नहीं करेंगे। अब बातों का पेच वही फिर फंस गया आकर। फिर जो है कुछ चीजें डीलअप होती हैं इनके बीच में और तय किया जाता है कि भाई आप जो है 1 करोड़ का आप अगर काम कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 80% अमाउंट कंपनी को रिटर्न करना होगा और 20% आप अपने अकाउंट में रखिए, सिर्फ एक जो है डेमो ट्रांजैक्शन के रूप में कि हम जेन्युइन हैं, हमारा काम जेन्युइन है। और जो बेवकूफ़ लोग बैठे हैं एस के यादव के नाम से, जो अपने आप को एनजीओ गुरु बताते हैं, अपने आप को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जनक बताते हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं, इनको अकल और नॉलेज है ही नहीं इस काम की। उनके बीच में डील डन हुई, शर्तें रखी गई कि भाई हम जो है आपके एरिया में आएंगे, मैं कंपनी के कुछ पर्सन्स को लेकर आऊँगा आपके एरिया में, वो सारे बाकी की सारी कागजी कार्रवाइयाँ पूरी हो चुकी हैं, बस उनको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है आपको और अमाउंट आपके सामने ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जैसे ही आप अपने अकाउंट में पुष्टि कर लें कि हाँ जी अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया है, तो आप जो वो 80 लाख रुपए हैं वो हमें कैश में आप भिजवा दीजिएगा या उसी समय आपको हैंड ओवर करवा देने हैं। वो संस्था संचालक जो कि एक बेहतरीन पॉश एरिया में दिल्ली में एक होटल का संचालन भी कर रहा था, अपने होटल अपने मकान को गिरवी रखता है, 80 लाख रुपए कहीं से अरेंज करता है, अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि अपने साले को वो कैश अमाउंट हैंडओवर करता है और कंपनी को वीडियो भेजकर पुष्टि करता है कि भाई हमारे पास ये 80 लाख रुपए कैश अरेंज हो गया है, आप आने की तैयारी करें। अब जो कंपनी प्रतिनिधि हैं वो उसके एरिया में आने का समय अपना तय करते हैं। उसके एरिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर, 40 से 60 किलोमीटर दूर उसे बुलाया जाता है कि अब आप यहाँ आ जाइए। तो उसके मन में फिर संशय पैदा हुआ कि भाई 60 किलोमीटर दूर बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो यादव जी वाली बात सच निकल जाए। तो वो अपना वही शक जाहिर करता है। कहते हैं ना कि अच्छाई कहीं ना कहीं आपको जो है पिनअप करती रहेगी, मेरी बातें कहीं ना कहीं लोगों को याद आती हैं जब वो किसी ऐसे धर्म संकट में फंसते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और ही नियति को तय था। वो संस्था संचालक कहता है जी मैं इतना पैसा लेके 60 किलोमीटर दूर तो नहीं आ सकता। उसने कहा भी पैसा लाने के लिए किसने कहा, भाई आपके दिमाग में वही यादव वाली बातें चल रही है क्या? तो आप जो है पैसा कहीं भी रखवाइए अलग, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 60 किलोमीटर आपको जो एरिया है, जो हमारी दूरी है, वो कितने समय में तय हो सकती है? उसने कंफर्म किया कि सर 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर की दूरी जो है तय की जा सकती है। बोले कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा अपने घर, अपने ऑफिस, जहां भी आपने रखा वहां रखा रहने दीजिए, आप हमारे पास आइए और हम आपकी ट्रांजैक्शन डन करते हैं। अपना एटीएम या जो भी है आप कुछ लेते आइएगा जिससे आप ट्रांजैक्शन पे वेरीफाई कर सकें आपके अकाउंट पर मैसेज वैसेज आते हैं कि नहीं आते। उसे लगा कि भाई बिल्कुल जेन्युइन जो है तरीके से डील चल रही है। व्यक्ति जाता है वहां पर, उन्हें फोन करता है उस पर्टिकुलर एरिया जो उनके द्वारा बताया गया था कि उस एरिया में उनको पहुंच के फोन करना है। वो कॉल बैक करता है तो उसे एक वहां 3 किलोमीटर के दायरे में एक होटल था, उस पर्टिकुलर होटल में उसको बुलाया जाता है। उस होटल में बुलाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने 3 शख्स मौजूद हैं। एक वो जो मीडिएटर जिससे वो मुंबई मिलके आया था, और 2 व्यक्ति और हैं जिसमें से एक बाबूजी हैं जो अच्छा भला कोट पैंट वगैरह सब बड़ा शानदार तरीके से, और एक व्यक्ति दूसरा भी अच्छा भला कोट पैंट पहन के है, लेकिन वो जब सर के सर बैठे हैं, मतलब जो बाबूजी बैठे हैं, तो वो बंदा खड़ा है, उससे लगता है कि भाई वो उनका असिस्टेंट टाइप में। परिचय होता है कि भाई ये कंपनी के जो है मालिक हैं, ये इनके अकाउंटेंट हैं,
जो अभी ट्रांजैक्शन का जो भी आपका लेन देन का काम है वो डन करेंगे। और मीडिएटर तो था ही सही वहाँ पर। बातों का दौर शुरू होता है, उससे पूछा जाता है भाई कौन है आप, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन है ये यादव जिसने आपका दिमाग ख़राब कर रखा है। वो सब बताते हैं कि भाई उनका काम है गाइड करना और ऐसे ऐसे वो सब NGOs को मार्गदर्शित करते हैं। बोले अरे भाड़ में गए ऐसे लोग, ये जो है नौसिखिए लोग हैं इस सेक्टर के, और ऐसे लोगों के चक्करों में मत पड़ा करो। देखो अभी हम आपकी डील डन करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस उससे वहां साइन करवाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा और लूपहोल समझिएगा कहां पर होता है। जब ऐसी कोई डील डन होती है, व्यक्ति को एक त्वरिता होती है कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ का काम होने वाला है। वो फटाफट जो है कुछ पेपर्स साइन कर रहा है, साइन करवाए जा रहे हैं उससे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। अब वो जो डॉक्यूमेंटेशन उससे साइन करवाए गए, उसे नहीं पता कि उसने किस किस कागजों पर साइन किया है। और जब पेपर साइनिंग का काम पूरा हो जाता है, फिर वो जो असिस्टेंट टाइप का व्यक्ति जो खड़ा हुआ दिख रहा था, वो अपनी कुर्सी संभालता है और अपना लैपटॉप लेकर शुरू हो जाता है एक ट्रांजैक्शन करने के लिए। और चंद मिनट्स के बाद उस संस्था संचालक के फोन पर मैसेज आता है कि भाई आपके अकाउंट में 1 CR का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो गया है। मैसेज जेन्युइन है। बैंक का मैसेज जैसे आता है, बैंक के ऊपर कुछ कोड्स होते हैं शॉर्ट कोड टाइप के, उसे लगता है कि बिल्कुल जेन्युइनली मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है। और जो उसका पहले का जो बैलेंस था उसके अकाउंट में वो मिल के आता है, तो उसे कंफर्म हो जाता है भाई मेरे खाते में अगर मान लीजिए 5-10 लाख रुपए या 2-4-5 हज़ार रुपए पड़े हैं, तो 1 करोड़ इतने लाख रुपए या 1 करोड़ इतने हज़ार रुपए हो गए। फिर भी उसके भरोसे को और गाढ़ा किया जाता है। उसे कहा जाता है कि सर आपके पास कोई ATM है। समय लगभग 6:30-7 बजे का हो चुका था। ध्यान दीजिएगा अपनी चीज़ों पर। 6:30-7 बजे का समय हो चुका है और उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप नियर बाय कोई ATM है तो वहाँ जाइए और अपनी ट्रांजैक्शन करके देखिए। वो व्यक्ति और मीडिएटर साथ में, ये 2 लोग बाहर जाते हैं और नियर बाय जो भी ATM था वहाँ जाकर कुछ ट्रांजैक्शंस करके देखते हैं। वो व्यक्ति कॉर्पोरेट अकाउंट की या जो इस टाइप के प्राइवेट अकाउंट होते हैं प्राइवेट बैंकों में, इसमें कुछ खासियत होती है। कुछ कार्ड्स में लिमिट मिलती है आपको 1 लाख रुपए पर दिन विड्रॉल की, तो लगभग 1,01,000 रुपए वो व्यक्ति विड्रॉल कर लेता है अपने अकाउंट से। और जितनी बार वो विड्रॉल करता है, क्योंकि 1,00,000 रुपए एक बार में कभी भी ट्रांजैक्ट नहीं होते हैं, 25,000 या 40,000 की एक लिमिट होती है। तो जितनी बार वो ट्रांजैक्शन करे उसके पास जो रसीद छपकर आए उसमें उसका बैलेंस उसी 1 करोड़ जो समथिंग था उसमें से घटकर आ रहा है। दैट मीन्स कि सब कुछ जेन्युइन है, सब ओके रहा, सब डन रहा। अब उसे कहा जाता है कि भाई आप जो है आपका अमाउंट हो गया है, आप अपना जो पैसा है वो मंगवा दीजिए। अब व्यक्ति अपने घर फोन लगाता है, अपने साले को फोन करता है और वो जो 80 लाख रुपए कैश था वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस होटल में डिलीवर कर दिया जाता है। और डिलीवर करवाने के बाद वो जो 2 मेन व्यक्ति थे वो प्लेस को छोड़ देते हैं कि भाई साहब को जल्दी वापस जाना है, वो तो बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए आते हैं। आपने ये जो विश्वास वाली बात करी थी, वो जो यादव वाला पेज फंस गया था, इस वजह से मुझे साहब को इतनी दूर से बुलाना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। और नहीं तो साहब इतने छोटे मोटे अमाउंट के लिए फ़्लाइटों के खर्च नहीं करते हैं, इतना दूर नहीं आते हैं। वो सब बातें उसको पढ़ाई गई। और वो जो मीडिएटर बचा था उस जनप्रतिनिधि, हमारे संस्था प्रतिनिधि के साथ में, वो अब उससे कुछ फरमाइशें करता है कि भाई आपका तो डील डन हो गई सर, अब इसमें से जो है 5-10% मुझे भी आप दे दीजिए एज ए मीडिएटर, भाई मेरा भी हिस्सा बनता है। अब होता क्या है, चोरी का माल मोरी में तो ऐसे में व्यक्ति कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है। ध्यान दीजिएगा 80 लाख वहाँ जा चुके हैं।
1 लाख वो अपने अकाउंट से निकाल चुका, उसकी जेब में रखे हैं। वो कुछ पैसे और मंगाता है, उस मीडिएटर को देता है। मीडिएटर संस्था संचालक और संस्था संचालक का जो ब्रदर इन लॉ है, साला है, वो तीनों उस होटल में अगले दिन मतलब जो है रात भर दारू और लड़की, बहुत कुछ जो आप समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं जाऊंगा। ये सब होता है। दोपहर बाद उन तीनों की आंखें खुलती हैं। लगभग 2:30-3 बजे का समय हो चुका था। फिर से जो है चढ़ा हुआ खुमार उतारने के लिए एक एक बोतल फिर मंगाई जाती है और कोशिश करके कैसे भी वो जो बैंकिंग टाइम था उसको ख़त्म किया जाता है। अब यहाँ कैसे ये अपराध का शिकार हुए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कहानी के लास्ट में। तो इस प्रकार से वो दिन लगभग ख़त्म हो जाता है। अब जो मीडिएटर है वो अपने रास्ते निकल जाता है और जो संस्था संचालक है वो अपने घर की ओर निकल जाता है। अब 2 दिन के बाद संस्था संचालक बैंक जाता है, चेक वेक की तैयारी करके कि मुझे भाई वो 1 करोड़ रुपए निकालना है। और जब बैंक जाता है तो उसे पता लगता है कि वो अमाउंट जो था वो उसके अकाउंट से वापस जा चुका है। वो बड़ा हैरान, वो बैंक वालों को कहता है कि भाई मेरे पास जब अकाउंट क्रेडिट हुआ आपका तो मैसेज आया, जब मेरे अकाउंट से वापस भेजा यानी कि डेबिट हुआ तो आपके मैसेज क्यों नहीं आए। तब जब वो सारी कहानी खुलती हैं तो पता लगता है कि जब वो दारू और ये सब चीज़ें चल रही थी तो उस मीडिएटर द्वारा उसका फ़ोन हैंग कर दिया जाता है, जिससे कि उसके पास OTP बैंक के नहीं आते। यानी कि नेक्स्ट डे जो ट्रांजैक्शन हुई, अब यहाँ पर पूरा पैटर्न समझिए इन आरोपियों का। ये जो डील हुई जिस दिन उस संस्था संचालक को बुलाया गया था वो दिन था गुरुवार का। गुरुवार के दिन उस बंदे को बुलाया जाता है, उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन की जाती है और गुरुवार को वो जो मेन पार्टी थी जिसने ट्रांजैक्शन की थी, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए थे, वो मेन पार्टी वहां से कैश लेकर चली जाती है 80 लाख रुपए का। अब अगला दिन है शुक्रवार, जब वो रात भर अपना मतलब गुरुवार की रात को जो लोग दारू और लड़की के नशे में वहां होटल में पड़े हुए हैं, अगले दिन शुक्रवार है जिस दिन वो बैंक जा सकते थे, लेकिन उस दिन उनकी आंखें ही 2-3 बजे तक खुल रही हैं। उसके बाद वो जो मीडिएटर है एक एक बोतल और मंगाता है, कैसे भी करके वो पूरा दिन टाइम पास कर देता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये जो शुक्रवार है ये महीने का दूसरा या चौथा जो भी आप शुक्रवार मानते हैं, है ना, जो होता है कि भाई बैंक में 2nd सैटरडे या 4th सैटरडे की छुट्टी हॉलीडे होता है ना, तो वो जो शुक्रवार था वो इन 2 छुट्टियों से पहले वाला शुक्रवार था, जो कि वो मीडिएटर जानबूझकर उनका टाइम स्पेंड करवा देता लड़कीबाजी और दारू के चक्कर में। और इसी शुक्रवार को, क्योंकि उस दिन बैंक ओपन है, ये लोग भले ही दारू के नशे में होटल में पड़े हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसने वो ट्रांजैक्शन की थी वो बैंक में जाके एक एप्लीकेशन देता है कि सर हमने ये अकाउंट में जो है गलती से ट्रांजैक्शन कर दी है हमारी कंपनी से, और ये सामने वाले व्यक्ति का एक्सेप्टेंस लेटर है जो उसने एक्सेप्ट किया। हमारे पास एक्चुअल में कोई संस्था का पहले कुछ फाइल वाइल आई थी तो हमने वो अकाउंट ऐड ऑन किया था, लेकिन कुछ कागज़ों में कमी की वजह से हमने फिर बीच में जैसे ही हम ट्रांजेक्शन करने वाले थे हमें पता लगा कि भाई संस्था के कागज़ों में कमी है, तो ये अकाउंट हमने मतलब ट्रांजेक्शन उस समय नहीं की, लेकिन ये अकाउंट ऐड ऑन रह गया। और हमारे CA से कल जो हमारा अकाउंटेंट है, कल उससे गलती से ये ट्रांजैक्शन हो गई। हमने तत्काल NGO को संपर्क करा, उन्होंने हमें कागज़ तुरंत ये पहुंचा दिए हैं। हमारा बंदा गया फ्लाइट से लेकर आया है, सर ये उसकी अथॉरिटी है, उसके सील साइन है, आप हमारा अमाउंट वापस मंगवा दीजिए उस अकाउंट से। देखिए कैसे गेम यहाँ पूरा सेट किया गया। उस शुक्रवार के दिन जिस दिन वो बंदा वो संस्था संचालक बैंक में जाकर ट्रांजैक्शन कर सकता था, वो इस चीज़ को रोक सकता था, इस फ्रॉड से बच सकता था, लेकिन उस दिन को एंगेज किया गया वहाँ दारू, लड़की, पार्टी और इन सब चीज़ों में। और आगे 2 दिन की लगातार छुट्टी है तो उसे मौका ही नहीं मिला। और जब वो दारू के नशे में थे तब उस व्यक्ति ने जो तीसरे मीडिएटर के रूप में वहाँ पर आया था उनके साथ मिलने के लिए, वो व्यक्ति चालाकी से जो है उनके सारे मैसेजेस को जो है किसी और नंबर पर डाइवर्ट कर देता है। बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं, हैकर्स के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं। अब तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब जब फ्रॉड की बात आती है और ये सारी चीज़ें वहाँ
डिस्क्लोज होती हैं। तो होता है, बड़े लोगों के पास बड़ी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी, भाई उसके पास तो लिखित आपके परफॉर्मा हैं जो वो साइन करवा के लेके गए। वो मना नहीं कर रहे, हाँ जी हम आए थे, होटल में आए थे। क्यों आए थे जी? हमसे कल ट्रांजैक्शन हो गई थी, हम तो साइन करवाने आए थे, इसने हमें साइन करके दिए। समझ सकते हैं आप, क्योंकि वो नियर बाई होटल के मतलब जो है एयरपोर्ट के पास का एरिया था। बोले जी हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर आए, हमारे पास इनका नंबर था, हमने इनको फ़ोन किया, हम यहाँ होटल में मिले, इन्होंने साइन किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, भाई इनके खाते में गलत ट्रांजैक्शन आ गई है हमारी ओर से। तो ऐसे ऐसे वाक़या हुआ, यानी कि कानूनी दावपेच में उसके हाथ पांव काट दिए गए उस संस्था के। वो जानता है इस अकाउंट से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस कंपनी के नाम से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये कंपनी फ्रॉड है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उस मद में, उस लालच के नशे में कुछ ऐसे कागजात साइन कर चुका है कि कानूनी रूप से वो लोग फ्री हैं, वो पाक चाक हैं। और हमारा जो संस्था संचालक है 80 लाख रुपए गंवाकर भी पुलिस वालों की नजर में क्या कहला रहा है? बेवकूफ। ऐसे और भी बहुत सारे वाक्य हैं। कभी फुर्सत मिली और आप लोगों को लगा कि हाँ सर, संस्थाओं के साथ होने वाले क्राइम्स या ये अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इनसे हमें बचाव के लिए हमें जागरूक करना शुरू कीजिए। अगर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं इस सीरीज़ को आगे और कंटिन्यू करूँगा और वहाँ मैं आपको तमाम वो किस्से सुनाऊंगा जो 7 सालों में मैंने फेस किए हैं, मैंने देखे हैं, मैंने झेला है जिन चीज़ों को, मैंने जिन संस्थाओं से बातें की हैं, उनके साथ किस प्रकार से ये फ्रॉड्स घटित होते हैं। कहीं आप भी ऐसे किसी फ्रॉड के शिकार ना हो जाएं, इसलिए हमेशा सचेत रहिए, अवेयर रहिए, इस प्रकार के प्रलोभन में मत आइएगा कभी भी, और इस प्रकार के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आप किसी को भी किसी प्रकार का लेन देन कभी ना करें। चलिए मिलते हैं इस सीरीज की दूसरी कहानी में, लेकिन वो कहानी में जो है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट के ऊपर कि आप मुझे कमेंट में क्या लिखते हैं। मुझे इस सीरीज को, जिसका ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो है पहला, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो मुझे नीचे जवाब में कंटिन्यू लिख दीजिएगा या फिर मुझे नो लिखकर मना कर दीजिएगा कि नहीं सर आप ऐसी कोई सीरीज ना बनाएं। तो चलिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज।